स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह से भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में सुबह करीब 6 बजे से तेज बारिश हो गई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। इस बीच यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी तालाब में तब्दील हो गई है, लबालब भर गई है। डाक पत्थर बैराज से हर घंटे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा से दिल्ली तक सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। बीते सप्ताह स्थिर रही पेट्रोल डीजल की कीमतें मंगलवार को भी ऐसी ही रही। बीते सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दामों में ठहराव है, जो लगातार बना हुआ है। लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता के कारण दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर है। झज्जर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर डीसी ने कारगिल योद्धाओं की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। कारगिल युद्ध में जिले के 11 बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी थी। डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि कारगिल वॉर के दौरान जिले के 11 बहादुरों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि हमने तमाम जिला प्रशासन की तरफ से कारगिल में शहीदी योद्धाओं की वीरांगनाओं को नमन किया है और साथ ही उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि शहीद के परिवार को कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। इस आंदोलन की आवाज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस किसान कानून विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। ये कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। हिसार एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर 3 नामों का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में एक नाम महाराजा अग्रसेन का था। पूरे विश्व में अग्रवाल समुदाय के लोग महाराजा अग्रसेन को अपना इष्ट देव मानते हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखे जाने से देश के करोड़ों अग्रवाल समाज के लोगों को खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं का नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत और कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं आजाद हिंद फौज के सिपाहियों और उनके आश्रितों को भी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा आपातकाल में जेल में रहे लोगों के परिजनों को भी इस तर्ज पर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों के परिजनों को भी इसी तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सिरसा की धाना कटली गली में राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी पहुंचे। राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट ने विधायक गोपाल कांडा और स्वामी दिनेश आनंद महाराज को सम्मान चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक गोपाल कांडा ने मंदिर में नव स्थापित राधा कृष्ण, श्री गणेश, मां दुर्गा, भगवान हनुमान व कल्कि अवतार की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि भगवान तो भावों के भूखे हैं, भावों से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गोपाल कांडा ने कहा कि उनका आवास भी पहले धाना कटली गली में ही था। इसी स्नेह से उन्हें राजनीति में सेवा करने का मौका जनता ने दिया है। साथ ही विधायक गोपाल कांडा ने अपनी ओर से मंदिर ट्रस्ट को 51,000 रुपए का अनुदान राशि भी भेंट दी। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। सीएमओ के घेराव कार्यक्रम की चेतावनी से पहले ही प्रशासन ने कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया।
सीएमओ कार्यालय में हुई वार्ता में प्रशासन की ओर से एसडीएम जयवीर यादव, एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा, एनएचएम से कर्मचारी, नेताओं समेत कई लोग शामिल रहे। एक घंटे चली वार्ता के बाद लिखित में समझौता हो गया और ठेकेदार को आदेश दिए गए कि सभी पुराने कर्मचारियों को ही दोबारा ज्वाइन कराया जाए, जिसके बाद कर्मचारियों ने दोबारा से ज्वाइन होने पर जिला प्रशासन और गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया। वहीं गोविंद कांडा ने कर्मचारियों की नौकरी बहाली पर कहा कि सीएमओ के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने भी सीएम मनोहर लाल से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है। लेकिन पहले ही दिन दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर नहीं आया। इस दौरान मेट्रो में कुछ देर दिक्कत आने के कारण कुछ स्टेशन पर गेट भी नहीं खुले। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए तो ये वेव आम आदमी को अपने आक्रोश में ले लेगी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। सोनीपत की तो सब्जी मंडी में नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही किसी ने मास्क लगाया। नागरिक अस्पताल में 1 सप्ताह में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। मशीनें नागरिक अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्हें इंस्टॉल कर दिया गया है। मशीन इंस्टॉल करने के बाद प्लांट 1 दिन के लिए ट्रायल पर रखा जाएगा। ट्रायल में ऑक्सीजन के मापदंड पूरे होने के बाद मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में अधिकतम 1 सप्ताह का समय लगेगा। गौरतलब है कि सिरसा के नागरिक अस्पताल में 130 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। सिरसा में ड्यूटी के दौरान आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 25 जवानों के बीमार होने की सूचना मिली है। फोर्स के जवान पिछले कई दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए तैनात किए गए थे। ये सिरसा की पुलिस लाइन में रह रहे थे। बीमार जवानों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस लाइन से पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को आदर्श नगर यूपीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि हर रोज सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाए। वहीं वैक्सीनेशन कैंप जाकर लोगों को जागरूक किया। वहीं मूलचंद शर्मा ने लोगों से भी अपील की है कि उन्होंने कहा है कि बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, तभी बीमारी का खात्मा होगा। करनाल में प्रशासन ने कोविड वैक्सीन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गली गली में जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगा। बहुत से लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज अभी तक नहीं लगवाई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड वैक्सीन जागरूकता वाहन चलाया गया है। इस मौके पर करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में तीसरी वेव में कोरोना से बचना है तो वैक्सीन हर किसी को लगाना होगा। सोमवार को सांसद नायब सैनी कुरुक्षेत्र में गीता कुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी मुक्तानंद के मौन व्रत महायज्ञ समारोह में हिस्सा लिया। ये समारोह विश्व शांति के लिए किया गया था। वहीं इस अवसर पर सांसद ने पत्रकारों से वार्ता भी की और कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र के तीर्थों के विकास के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सांसद ने बताया कि सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत श्री कृष्णा सर्किट योजना शुरू की गई है, जिसके लिए करोड़ों की राशि जारी की जा चुकी है। जानकारी दे दें कि स्वामी मुक्तानंद हर साल विश्व शांति के लिए 4 महीने का मौन व्रत रखते हैं। इस अवसर पर प्रतिदिन महायज्ञ आयोजित किया जाता है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश कई दशक पीछे चला गया है।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2013-14 में विकास के अनेकों पैमानों पर नंबर 1 हरियाणा अब नीति आयोग के एसडीजी 2021 में शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक वृद्धि में पछड़कर देश में 4वें स्थान पर और अपराध, बेरोजगारी में टॉप 3 में पहुंच गया है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को जो बात सुननी चाहिए वो तो नहीं सुन रही है और जो बात नहीं सुननी चाहिए वो सुनने में पूरा समय लगा रही है। सोमवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी और अन्य नेताओं का काफिला पेहुआ के अंबाला हिसार रोड स्थित भारत विकास परिषद भवन पहुंचा, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर महिलाएं रिलायंस संसद का संचालन कर रही हैं। अपने तय कार्यक्रम के तहत 200 महिला किसान बसों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। इस दौरान किसान संसद का संचालन शुरू किया गया। महिला किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द कृषि कानूनों को रद्द करें। संयुक्त किसान मोर्चा संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद 22 जुलाई से जंतर मंतर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। किसान मोर्चा ने दावा किया है कि 8 महीने से जारी आंदोलन में अलग अलग राज्यों के लाखों किसान शामिल हो चुके हैं। किसान यूनियन के मान और चड़ूनी ग्रुप पिछले कई दिनों से आमने सामने है। इस बीच सोमवार को अंबाला में सिख समुदाय के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुनी प्रकाश और प्रवीण मथाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पहले ही मान ग्रुप के किसान नेता गुनी प्रकाश ने उनके किसान नेता भूपेंद्र मान के खिलाफ बोलने को लेकर गुरनाम चड़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के खिलाफ किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक का प्रेम सिंह बाजौर ने किसानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने उनकी पिटाई की, कपड़े फाड़े और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि वे जयपुर से दिल्ली जा रहे थे, तब किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया जिसमें उनके निजी सचिव घायल हो गए। पूर्व विधायक ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। झज्जर लघु सचिवालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी के जरिए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स को कम से कम 24,000 वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्कर के साथ भेदभाव न किया जाए। सभी वर्कर्स को वर्दी भत्ता के लिए 1200 रुपए दिए जाएं। साथ ही 2019 से लेकर 2021 तक की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। केएमपी एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। भारी भरकम राशि खर्च कर तैयार किए गए इस एक्सप्रेस वे पर रात होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे यहां हादसा होने का डर बना रहता है। वाहनों के फर्राटा भरने के लिए बनाए गए एक्सप्रेस वे रात को सफर करते हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस वे पर अब तक ना तो स्ट्रीट लाइटों के लिए बिजली का कनेक्शन मिला और ना ही सोलर प्लांट शुरू हुआ। केएमपी पर यात्रा करने के लिए लोगों को भारी भरकम टोल देना पड़ता है। उसके बावजूद एक्सप्रेस वे पर अंधेरे का सफर लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। टोल देने के बाद भी लोग इस मार्ग पर डरते हुए यात्रा करने को मजबूर हैं। महम के भैणी चंद्रपाल गांव में बिजली मीटर के बाहर लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों की शिकायत है कि जो मीटर बाहर लगाए गए हैं वो बिना बल्ब जलाए भी बहुत ज्यादा रीडिंग दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली कर्मियों का गांव में घुसने का विरोध किया है। कैथल के गांव डुमाड़ा में ग्रामीणों ने सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट को ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। वहीं अब जब स्कूल खुले तो तबादला नीति के तहत टीचरों के तबादले हो गए हैं। अब स्कूल में पढ़ाने वाला कोई भी अध्यापक नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल में जल्द अध्यापक की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू कराया जा सके। पानीपत के गड़ी बेसिक गांव में बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है, जिससे बारिश का पानी जमा होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बारिश के पानी से कब्रिस्तान के मुर्दे तक डूब गए हैं।
लेकिन इस समस्या को कोई मंत्री या प्रशासन का कोई अधिकारी हल नहीं करता। लोगों ने बताया कि सारे मंत्री चुनाव से पहले समस्या हल करने का आश्वासन दिलाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। सिरसा में ड्यूटी के दौरान आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 25 जवानों के बीमार होने की सूचना मिली है। फोर्स के जवान पिछले कई दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए तैनात किए गए थे और सिरसा की पुलिस लाइन में रह रहे थे। बीमार जवानों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस लाइन से पानी के सैंपल लेने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। एचबीएससी के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचबीएससी 12वीं का रिजल्ट 2021 घोषित किया है। इस बार रिजल्ट 100% रहा। हरियाणा बोर्ड के परिणाम 2021 से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र को एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए परिस्थिति ठीक होने के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी कर गोली खा। ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ में देखने को मिला। असल में 2 दिन पहले 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसका बीच बचाव एक युवक ने करा दिया। लेकिन उसी बात की रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर धावा बोला और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। गनीमत रही कि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी ने हड़बड़ाहट में अपने ही पैर पर गोली मार दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सोनीपत के उम्मेदगढ़ गांव में 2 युवकों की हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण और पीड़ित परिजन प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और इंसाफ की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 10 दिनों से सिर्फ आश्वासन दे रही है। उधर पुलिस ने न्याय के लिए जाम लगाने पर पीड़ित परिवार और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। अठारह जुलाई को मोहसिन और अन्नू मियां की हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। नीलोखेड़ी में जीवी राइस मिल के सामने खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार स्कूटी जा टकराई। इस हादसे में स्कूटी पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने बताया कि स्कूटी काफी रफ्तार में आ रही थी। दोनों युवकों की पहचान नीलोखेड़ी के ही रहने वाले कुश और कबीर के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। झज्जर के सरकारी स्कूल में अचानक क्लासरूम रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से स्कूल के कई जरूरी कागजात और जरूरी सामान जल गए, जिससे मौके पर पहुंचे अध्यापकों ने फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पानीपत में किराने की दुकान में सोमवार को आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि कई बार पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। सिरसा की सीआईए पुलिस ने 24 जुलाई की चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पन्नीवाला मोटा में स्थित एक घर से चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मामले में 3 आरोपी को काबू किया गया और अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। वहीं पुलिस आरोपियों से रिकवरी करने में भी जुटी हुई है। पहली स्टेज में टॉप पर रहने वाली मनु सौरभ की जोड़ी दूसरे राउंड में बाहर हो गई है। मनु और सौरभ की जोड़ी 7वें नंबर पर रही, जबकि मेडल राउंड में सिर्फ 4 टीमें ही क्वालिफाई कर सकती थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। उसने पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में स्पेन को 3-0 से मात दे दी है। भारत की ओर से 2 गोल रुपिंदर पाल सिंह और 1 गोल सिमरनजीत सिंह ने किया। टीम इंडिया ने इससे पहले न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। हालांकि पिछले मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक साथ से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज कोलंबो
के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। रविवार को खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने मेजबान टीम को 38 रनों से हरा दिया था। टीम इंडिया की नजरें दूसरे मुकाबले को जीत सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। वहीं श्रीलंका की टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश वापस लौट चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जानकारी मिली है कि वेटलिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। दरअसल चीनी खिलाड़ी हो जियोई पर डोपिंग का शक है। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली प्रिया मलिक का अपने गांव निडानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रिया के वापस पहुंचने पर उन्हें बधाई देने के लिए गांव वालों का तांता लग गया। 2 दिन पहले हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने बेलारूस की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन की पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को इंडोनेशिया की मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो की जोड़ी के खिलाफ सीधे गेम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया की दुनिया की नंबर 1 जोड़ी ने 32 मिनट में 21-13, 21-12 से शिकस्त दी। भारत के सुमित नागल पुरुष एकल के दूसरे दौर में रूस ओलंपिक समिति की दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव के खिलाफ सीधे सेटों में हार गए हैं। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक से वो बाहर हो गए, जिससे टेनिस में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। टोक्यो ओलंपिक में भारत की मनिका बत्रा के सफर का अंत हो गया। उन्हें तीसरे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की सोफिया पोल्कानोवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मनिका को 0-4 से शिकस्त मिली है। सोफिया पोल्कानोवा ने पहला गेम 11-8, दूसरा 11-2, तीसरा 11-5 और चौथा 11-7 से जीता। ये मुकाबला कुल 27 मिनट तक चला। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने अपने ओलंपिक पदार्पण पर आत्मविश्वास भरी शुरुआत करके आसानी से पहला मैच जीता, लेकिन सोमवार को दूसरे मैच